हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में, जिसमें कि आज है 20 जुलाई 2024 और हम स्टार्ट करने वाले द हिंदू के न्यूज एनालिसिस को। देखेंगे कौन कौन सी आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी आर्टिकल जो है आज जरूरत है, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंडेक्स की तरफ हम नजर डालें तो इंडेक्स में हमारे पास जो ये आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको समझना भी काफी जरूरी है। बहुत सी ऐसी आर्टिकल है जिसपे आपको पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। कुछ सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सॉफ्टवेयर है उसको कहीं ना कहीं आउटरीच हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिसरप्ट होने की बात की गई, जिससे एविएशन सेक्टर वगैरह हो गए या फिर आपके सर्विस सेक्टर वगैरह हो गए तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए। तो इसके बारे में जानकारी है, इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है यही आर्टिकल को दूसरे भाषा में सॉफ्टवेयर अपडेटेड की ग्लिच के बताकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि क्राउड स्ट्राइक है उसने किस तरह से इसको बताया कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से, यानी कि बग्स जो होते हैं उनको चेक करने के टाइम पे ये चीज जो है आउटरीच हुई है। तो ये दोनों GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगला है कर्नाटका हाई कोर्ट इशू नोटिस पावर सप्लाई फार्म इलेक्ट्रोकॉसन ऑफ जम्बोज। किस तरीके से जो आपके नगरहुल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नगरहुल नेशनल पार्क है, वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोकॉसन की वजह से जो हाथी वगैरह है उनको किस तरीके से झटके लगते हैं और वो डेथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक नोटिस को इशू किया है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी है और साथ ही साथ यहाँ पे मैप को भी देखेंगे, नगरहुल कहाँ है, उसके नजदीक की जो रिवर है उसको भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ नगरहुल टाइगर रिजर्व के बारे में भी यहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अगला है उत्तराखंड हाई कोर्ट अलाउ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरफेथ लिव इन कपल अंडर यूसीसी। देखिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और कब लागू किया गया था, 6 फरवरी 2023-24 को। तो जब ये लागू किया गया था और पहला स्टेट था जहां पे यूसीसी लागू किया गया था। एक्चुअली में पहला स्टेट इसलिए, इससे पहले भी लागू हुआ है लेकिन वो आपके जो बाहर के फॉरेनर थे उन्होंने लागू करवाए थे, जैसे गोवा हो गया। लेकिन इंडिया में अगर लागू करने की बात की गई है तो गवर्नमेंट के बाद ये पहला है जो कि आपके उत्तराखंड ने लागू किया है। तो इसमें इंटरफेथ लिव इन कपल को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात जो है यहाँ की है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप एक क्रिमिनल केस तो जानते हैं, पूजा खेड़कर के बारे में जो फॉर्जरी की है, तो यहाँ पे एक क्रिमिनल केस की फाइल जो है इनके लिए खुली है। तो ये इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसके लिए मैं अलग डिटेल वीडियो भी एक लेके आऊंगा। अगला है यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी, जो कि 5 साल पहले ही अपने जो टेन्योर है कंप्लीट होने से 5 साल पहले ही इन्होंने क्या किया, रिजाइन के लिए अप्लाई कर दिया। क्या है माजरा, क्या है, किस वजह से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। और लास्ट आर्टिकल एलिवेटिंग इंडियन कैपिटल गुड्स फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन। किस तरह से ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन जो है इंडिया की कैपिटल गुड्स को एलिवेट कर सकता है, मतलब ऊपर उठाने में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज डिसरप्ट सेवरल सेक्टर वर्ल्ड वाइड। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, विंडोज सिस्टम की जो साइबर सिक्योरिटी द्वारा फॉर्म है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, उनके विंडो की जो सिस्टम है उसको फॉल्टी अपडेट के कारण से ये हुआ है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हॉस्पिटल हो, टीवी चैनल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, और बहुत सारी फ्लाइट वगैरह जो है एविएशन सेक्टर की कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ है। और ये इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड हुआ है, यानी कि वर्ल्ड में हुआ है। एक फॉल्टी अपडेट की वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली है। ठीक है, और ये कब हुआ है, फ्राइडे की बात है। इसमें बूट लूप फीचरिंग, जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ या डिसरप्टिंग एविएशन, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, टीवी, ये सब कंपनियां कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। ये जो अपडेटेड है वो पार्ट किसका है, फैल्कन एंड पॉइंट थ्रेट डिटेक्शन का। और इन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि प्रोडक्ट डेवलप बाय, कौन डेवलप कर रहा था इसको, क्राउड स्ट्राइक, एक टेक्सास बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फॉर्म है जो इसको डेवलप कर रहा था। और इन्होंने यहाँ पे एक
अपनी जिम्मेदारी भी ली है, ऐसी बात नहीं है कि जिम्मेदार नहीं ली है, जिम्मेदारी ली है, जिसमें इन्होंने कहा है फॉल्टी अपडेट की वजह से हमें साइबर सिक्योरिटी फॉर्म में कुछ चीजें आउटेज देखने को मिला है। यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट है उनके एयरपोर्ट्स वगैरह की कहीं ना कहीं डिजिटली सिस्टम जो डिजिटली बोर्ड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं किए। इंडिया में भी बहुत सारी जगह एयरलाइंस जिसमें चेकिंग जो पैसेंजर जो डिपार्चर हो रहे थे या फिर अराइव हो रहे थे उनको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा इस चीज को। और यहाँ पे चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इन सब एरिया में भी कहीं ना कहीं जो इसका इफेक्ट है देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे हैंड राइटिंग बोर्डिंग पासेस और ब्लू एरर की वजह से देखने को मिला, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग ब्लू पासेस को, जो कि बोर्डिंग पासेस वगैरह होती है, तो उसको हैंड राइटिंग बना के इशू किया गया लोगों को। ठीक है। और ब्लू एरर स्कीम की ना कहीं देखने को मिला किस पे, डिस्प्ले बोर्ड पे। बहुत सारी फ्लाइट की ना की कैंसिल कर दी या डिले कर दी गई। अगर वहीं इंडिगो की बात करें तो इंडिगो ने खुद रिपोर्ट किया है कि हमने कम से कम 283 यानी कि 283 ट्रिप्स को फ्राइडे और सैटरडे के लिए कैंसिल ही कर दिया है, कैंसिल ही कर दिया है। अदर जो एयरलाइंस है उन्होंने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन इंडिगो ने अपनी इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा उड़ती है, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो यही हाल किस वजह से रहा, तो इसकी चेकिंग भी हुई, तो इसमें इशू पाया गया कि बहुत सारे जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी देखा गया कि किस तरीके से ये अटैक हो रहा है, कि ये चीज प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। देखिए, अगर हमारे पास कोई बैकअप ना हो तो इस तरह की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सारी चीजें अगर एक ही कंपनी के पास जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोनोपोली जो है सबसे खतरनाक चीज है। और यहाँ पे हमें अपने जो माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं उसको अपडेटेड तो करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे कोई प्रॉब्लम इस तरह की ना हो। ये तो देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में या एविएशन सेक्टर में कोई दुर्घटना हो जाती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल भी इसी पे है कि ग्लिच इन सॉफ्टवेयर अपडेट। आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं ग्लिच आई है, और जिसके वजह से ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ है। और ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट को कौन चला रहा था, क्राउड स्ट्राइक आउटेज की वजह से हुआ है, ये एक्सपर्ट का कहना है। तो यहाँ पे फ्राइडे की सुबह क्या हुआ कि इमर्जिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड सर्विस वाज फेसिंग आउटेज अफेक्टिंग यूजर इन सेंट्रल यूएस एरिया। जो सेंट्रल यूएस एरिया है तो वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादातर अफेक्टेड हुआ है, और कुछ आवर के बाद ये सर्विस को स्प्रेड कर दिया गया, और बहुत तेजी से ये कहीं ना कहीं कंट्री में अलग अलग जगह पे फैला। ठीक है, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिला, और इंडिया के अलग अलग सेक्टर में देखने को मिला, चाहे वो आपका फ्लाइट ऑपरेशन की एयर ट्रैफिक हो, या एयरपोर्ट की मैनुअल ऑपरेटिंग हो, ब्रोकरेज और स्टॉक एक्सचेंज भी इसका कहीं ना कहीं हिट देखने को मिला। इंडिया की जो कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पांस टीम है उन्होंने एक इशू किया एक सीवियरिटी रेटिंग को, जिसमें इसको क्रिटिकल बताया। इस इंसिडेंट को कैसा बताया, क्रिटिकल बताया, क्योंकि इस तरह की इंसिडेंट पहले कभी हुआ नहीं था, तो और ये कहीं ना कहीं हर सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको क्रिटिकल बताया गया। किसके द्वारा, सर्टेन के द्वारा। इसका कारण क्या है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, जो ये आउटेज हुआ है वो ब्लॉग पोस्ट हुआ है, नोट दैट वर्चुअली मशीन रनिंग विंडो क्लाइंट एंड विंडो सर्वर। किस वजह से, जो वर्चुअल मशीन की रनिंग है विंडोज के द्वारा, विंडो क्लाइंट या विंडो सर्वर के द्वारा, या रनिंग इन क्राउड स्ट्राइक फैल्कन एजेंट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बग चेकिंग के कारण से ऐसा एनकाउंटर पाया गया। जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स है उन्होंने एस्टिमेट किया अप्रोक्सीमेटली इम्पैक्ट जो है वो सुबह कितने बजे हुआ, 4 बजे हुआ, और कब, थर्सडे को, जब ये अपडेट स्टार्ट हो रहा था, रोलिंग आउट, यानी कि जब ये अपडेट किया जा रहा था उसी टाइम पे ये देखने को मिला। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई पूरी तरीके से इस चीज को रिवील नहीं किया है कि क्या केस है, किस वजह से, किस कारण से वजह से हुआ है। एक इंसिडेंट ये जो ट्रिगर हुआ है वो कहीं ना कहीं साइबर इवेंट्स को भी दिखा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट जो फैल्कन सेंसर है उसके वजह से हुआ है, और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्राउड स्ट्राइक के कारण से हुआ है। क्राउड स्ट्राइक जो है एक तरह का साइबर सिक्योरिटी फॉर्म है जो डिप्लॉय करती है यूनिफाइड सिक्योरिटी प्रोग्राम को, जिससे कि अलग अलग ब्रीचेस जो है रियल टाइम पे रुक जाए।
ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम पे अगर किसी तरह का साइबर सिक्योरिटी हो तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए काम आता है। यहाँ जो फैल्कन सेंसर प्लेटफॉर्म है वो रन करती है बड़े प्रिविलेज पे, और इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है एंड पॉइंट पे। ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट से जुड़ी होती है तो उनको प्रोटेक्शन करने की काम होती है। ये जो मिसहैपनिंग है सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ है, जैसे कि अलग अलग यूजर में फेस पूरी ग्लोबल देखा जा रहा है, किस वजह से हुआ है? ब्लू स्क्रीन डेथ की वजह से। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी कि BSOD। एक बार BSOD जो फ्लैश कर रहा है अगर यूजर की स्क्रीन पे, तो वो क्या कर रहा है? विल बी कॉट इन द बूट लूप साइकिल में फंस जा रहा है, और उसके वजह से इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं ये ठीक तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा है डिवाइस को। अगर बात करें, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है BSOD, ठीक है, यानी कि ब्लू स्क्रीन फ्लैश ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो BSOD एक वार्निंग यूजर है सी ऑन द कंप्यूटर, जब हम लोग सिस्टम के इंटरप्ट के ऑपरेटिंग करते हैं या फिर डिस्प्ले को देखते हैं तो उस टाइम पे ब्लू स्क्रीन जो आ जाती है, तो उस ब्लू स्क्रीन को हम लोग कहते हैं BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है, और ये ऑफिशियली अगर रेफर किया जाता है तो इसको स्टॉप एररिंग का वार्निंग इशू किया जाता है जब क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है रीबूट के टाइम पे। अब ये ग्लिच का जो है कारण क्या है? तो साइबर आर्क के अनुसार जो इनके हेड है उन्होंने बताया कि अगर ह्यूमन एरर होती है, फॉर इंस्टेंट के लिए एक डेवलपर हु डाउनलोड एंड अपडेटेड विदाउट सफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल, तो ये इंटरव्यूड जो है कहीं ना कहीं देखने को पड़ती है, और इसमें बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक होता है और प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है हमें आगे के लिए, जिससे अटैकर फिर से दोबारा एक्टिव ना हो जाए डूम्सडे कमांड की वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इन्होंने अल्टरनेटिव के लिए द सॉफ्टवेयर अपडेट मेड बी CrowdStrike हैव कॉन्फ्लिक्टेड विद चेंज इन इंट्रोडक्शन इन लेटेस्ट विंडो अपडेट। जो लेटेस्ट विंडो अपडेट है उसके कारण से ये चीज किया गया। तो यही न्यूज है, और इसमें और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि BSOD जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका फुल फॉर्म यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट इशू नोटिस टू पावर सप्लाई फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ जम्मू। देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पे। हाई कोर्ट ने फ्राइडे को एक ऑर्डर इशू किया कि भाई आप जो ये कर्नाटका में पावर ट्रांसमीटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को पॉइंटेड आउट कर रही है कि वो अगर, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, और पावर कंपनी जो है अपना यहाँ पे तार बिछाती है। तो तार बिछाती है, कभी कभी ये होता है कि नीचे भी फेंसिंग करनी होती है, तो जो एनिमल है वो कहीं ना कहीं इस फेंसिंग के अटैक में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे फेंसिंग जो पुट किया गया प्राइवेट लैंड ओनर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट कर रही है किसके लिए? इलेक्ट्रोकॉशन ऑफ एलिफेंट और दूसरे वाइल्ड एनिमल के लिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये जो PIL पिटीशन है उसको डाला गया, और उसको कहीं ना कहीं सुमोटो इनिशिएटिव लिया गया कब? जून 14, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन डेथ ऑफ 38-year दासरा एलिफेंट अश्वत्थामा ऑन जून 11 ऑनिंग टू सस्पेक्ट इलेक्ट्रोकॉशन। यानी कि 38 ईयर का जो दासरा एलिफेंट है अश्वत्थामा, उसकी इलेक्ट्रोकॉशन की वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये पाया गया कि जो डेड है वो कहीं ना कहीं नगरहोल टाइगर रिजर्व के आसपास हुआ है। तो इसीलिए नगरहोल टाइगर रिजर्व के पास ही बताया गया, तो इस तरह की जो फेंसिंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और लोगों को तो नहीं, लेकिन वहां के जो आसपास के जानवर है यानी कि जो भी वाइल्ड एनिमल है उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें नगरहोल टाइगर रिजर्व की, सॉरी नगरहोल टाइगर रिजर्व की जो है बात करते हैं। अगर नगरहोल टाइगर रिजर्व की बात की जाए सबसे पहले, तो इसको किसकी लेते हैं? हाँ, नगरहोल
टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और ये एक स्टेब्लिश जो किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्टेब्लिश किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रूप में स्टेब्लिश किया गया था। और कब स्टेब्लिश किया गया था? 1955 को। इसको अपडेट किया गया कब? यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में कब अपडेट किया गया? 1988 को। और ये 37th टाइगर रिजर्व बना था। किसमें? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। कब? आपका 1999 को। यानी कि शुरुआत हुई थी 1955 से और इसका नाम चेंज करके यानी कि आपके नेशनल पार्क के रूप में 1988 और प्लस उसके बाद 37th टाइगर रिजर्व बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1999 में। ये जो पार्क है लाई करता है आपके कहाँ पे? अगर मैं सपोज करूँ ये आपका मैप है, सदर्न मैप, तो यहाँ पे आपका होता है केरल और यहाँ पे आपका होता है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये एरिया जो हो गया आपका कर्नाटका। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस एरिया में आपका नगरहोल टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करती है। अब नगरहोल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये एरिया कहीं ना कहीं क्या चीज डिनोट करता है? ये एरिया आपका वेस्टर्न घाट को डिनोट करता है। किसको? वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट को डिनोट करता है। तो ये एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, क्योंकि ये पूरा एरिया जो होता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये इसलिए ये जो नगरहोल है टाइगर रिजर्व है ये एक पार्ट ऑफ एनबीआर यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। अगर इसके पास की नदियां देखें, रिवर देखें, कौन सी रिवर बहती है? आपकी काबिनी रिवर, काबिनी रिवर, ठीक है, जो कि बाउंड्री करती है नगरहोल, बाउंड्री का काम करती है किसके किसके बीच में? एक तो आपके नगरहोल टाइगर रिजर्व एनटीआर प्लस दूसरा आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम यानी कि यहाँ पे एक बाउंड्री का काम जो है करती है। अगर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, टीक, रोजवुड ये सब। और फोना में एशियन एलिफेंट, चीतल, इंडियन माउस ये सब चीज जो है पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आर्टिकल मैं समझू आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से काबिनी रिवर जा रही है और ये नगरहोल नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ हाथी सबसे ज्यादा और इधर जो है आपका केरल जो है एरिया लग जाता है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है उत्तराखंड हाई कोर्ट अलो प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ लिव इन कपल अंडर यूसीसी। क्या बताया जा रहा है? जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो अलाउ करती है किस चीज के लिए? जो इंटरफेथ लिव इन, इंटरफेथ यहाँ पे देखिए, पहले इंटरफेथ को समझिए क्योंकि कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाए। इंटरफेथ का मतलब है टू डिफरेंट कम्युनिटी से, टू डिफरेंट कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पे अगर बॉय और गर्ल दो अलग अलग एरिया से आ रहे, अलग अलग फेथ को मानते हैं, यानी कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, या कोई क्रिश्चियन है कोई सिख है, कोई हिंदू है कोई सिख है, तो इस तरह की जो रिलेशंस वगैरह बनाते हैं या शादी वगैरह होती है तो उसको इंटरफेथ कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब विदाउट आप शादी किए आप कपल की तरह एक रह रहे हो,
तो यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अलाउ किया इनको इंटरफेथ लिव इन कपल को कि आप यूसीसी के अंडर आपको प्रोटेक्ट मिलेगा। और मैंने यूसीसी के बारे में बताया कि 6 फेब 2024 को यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन जो यूसीसी का कोड है लागू किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। तो उसमें पहली केस कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाया गया और हाई कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया कि हम जो है इंटरफेथ कपल को जो लिव इन रिलेशनशिप में है आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक मैंडेटरी है, दे अप्लाई फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन न्यू एक्ट विद इन 48 आवर, यानी कि 48 घंटे में अगर नई एक्ट के अंदर उन्होंने रजिस्टर किया तब जाके हम प्रोटेक्शन करेंगे। तो जुलाई 18 में जजमेंट आया और जबकि जो पिटिशनर है उन्होंने फाइल किया था कि एक 26 साल का लड़का है जो हिंदू वुमेन है और 21 साल का लड़का है जो मुस्लिम फैमिली से, और वो दोनों कहीं ना कहीं उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ कपल ने क्लेम किया कि उनके पेरेंट्स और उनके भाई जो है एक पिटिशनर के उनको धमकी दे रहे कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए तो उन्होंने क्या किया, अभी फिलहाल तो वो देहरादून में रह रहे, तो उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए कहाँ पे पहुंचे, आपके हाई कोर्ट में गुहार लगाई। तो हियरिंग के दौरान उनको ये पता लगा जो काउंसिल ऑफ उत्तराखंड स्टेट की उन्होंने सबमिट किए हाई कोर्ट के अंडर सेक्शन 378(1) में और रिसेंटली एनफोर्स किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये ऑब्लिगेटरी होती है पार्टनर को कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं विद इन स्टेट। दे रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड नॉट टू सबमिट स्टेटमेंट देयर रिलेशनशिप रजिस्टर्ड विद इन उस जुरिडिक्शन लिविंग, यानी कि जिस जुरिडिक्शन में वो रहते हैं वहां पे जाके रजिस्टर्ड के पास अपनी एक जो रजिस्ट्री है सबमिट करा सकते हैं। अगर ये ऐसा करने में फेलियर होते हैं तो इनको जेल हो सकती है 3 मंथ की और साथ में फाइन हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। तो इस तरह की जो है स्टेटमेंट आई है। इफ पिटिशनर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर अ फोरसाइट एक्ट विद इन 48 आवर, तो उस टाइम पे एसएचओ पीएस और देहरादून शैल बी प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन पिटिशनर कितने पीरियड के लिए, 6 वीक के लिए, जिससे कि उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। प्राइवेट रिस्पॉन्डिंग या कोई अदर पर्सन जो है इस तरह की चीजों को कर सकता है, यानी कि प्राइवेट को भी दे सकते हैं और गवर्नमेंटल पुलिस भी कर सकते हैं। तो ये था। तो उन्होंने इसके साथ ऐड किया कि भैया आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, कहीं ना कहीं इंश्योर किया कि कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, उसके अंडर में आप किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि अगर लॉ स्टेब्लिश होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इनकी लाइफ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज बात हुई और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है यूपीएससी फाइल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट पूजा खेड़कर फॉर फॉर्जरी। ये तो आपको पता लग गया होगा कि भैया पूजा खेड़कर जो है वो किस तरह से यूपीएससी में आई, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, यूपीएससी ने फ्राइडे को ही रजिस्टर किया क्रिमिनल केस अगेंस्ट पूजा प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर जो है, यानी कि जो ट्रेनी थी उनके खिलाफ आईएएस ऑफिसर जो पूजा खेड़कर है कि आइडेंटिटी पेपर फॉर्जरी के मामले में, मिस रिप्रेजेंटेशन के मामले में, फॉल्सी फैक्ट के बारे में या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो सिविल सर्विस में उन्होंने दिया बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो उसके लिए उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस जो है फाइल किया गया। यूपीएससी ने इशू किया था एक सो कॉज नोटिस को कि इनका कैंडिडेचर जो है 2022 का कैंसिल किया जाए और फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी इनको कहीं ना कहीं डिवेरेट करने की बात की गई थी, डिबारमेंट करने की बात की गई थी। यूपीएससी ने स्टेट किया कि इट कंडक्ट ए डिटेल एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन इन द मिस डेमन ऑफ पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, और इन्होंने एक डिटेल एंड थोरोली इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की गई, ठीक है, सीएससी 2022 की। और इस इन्वेस्टिगेशन के कारण से ये रिवील हुआ कि वो किस तरीके से फ्रॉड की है अटेम्प्ट करने में बियॉन्ड परमिशन लिमिट से, और साथ ही साथ द एग्जामिनेशन रूल बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम,
हर फादर एंड मदर एंड फोटोग्राफी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किस तरीके से उन्होंने चेंज किया, किस तरह से मैनिपुलेट किया है, इस चीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फेक आइडेंटिटी जो बनाई है इन्वेस्टिगेशन करने की बात की गई है। अब अगर बात की जाए मिसेस खेड़कर की, मिस खेड़कर की, तो इन्होंने अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन 12 बार आफ्टर फ्रॉडलेंट ऑब्टेनिंग ओबीसी सर्टिफिकेट, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और सर्टिफिकेट साइटिंग विजुअल इम्पेयरमेंट और मेंटल इलनेस से होके। अब सोचिए इतनी बड़ी चीज कर दी, 12 बार इन्होंने इस तरह की चीजें की है। मिस खेड़कर ने यहाँ पे बताया कि टोल्ड मीडिया पर्सन कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज को किया। और 2022 में उन्होंने कहीं ना कहीं सी मूव्ड एन एप्लीकेशन ऑन कैट पे मूव किया गया और वहां पे रिलैक्सेशन मिला गया उनके अपर एज की, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थी, इसीलिए सीडब्ल्यूसी में उनको अपर एज के लिए मिला गया। और 2023 में यानी कि 2023 में कैट ने ये अपनी बात रखी कि कैंडिडेट जो है वो सक्सेसफुली क्लियर किया एग्जामिनेशन को, बट रिपीटेड स्किप किया क्या 6 बार मेडिकल एग्जामिनेशन को, जो उनकी डिसेबिलिटी को प्रूव करती है। जो मेडिकल बोर्ड था एम्स का, उनको कहीं ना कहीं मना करती रही, टालती रही बार बार कि वो किसी वजह से नहीं आ पा रही है, कुछ कारण हो रहा है। तो 6 बार उन्होंने इस तरह से चीज किया और वो इसके लिए अब जो है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। और रजिस्टर्ड जो किया गया फॉर्जरी का और चिटिंग जो किया गया वो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड राइट ऑफ पर्सनैलिटी डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर उनको क्रिमिनल जो है यहाँ पे केस फाइल किया गया। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, तो देखते हैं क्या उसमें बात करते हैं। अगला आर्टिकल, यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी क्विट 5 ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, यूपीएससी चेयरपर्सन जो मनोज सोनी है वो 5 साल पहले ही अपने टेन्योर कंप्लीट होने के 5 साल पहले ही क्या कर रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। और ये कुछ पर्सनल रीजन है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज तो ये भी जोड़ेंगे कि ये जो है यूपीएससी कैंडिडेट की जो फॉर्जरी हुई है उस कारण से छोड़ रहे, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिस्टर सोनी ने ज्वाइन किया था कमीशन मेंबर को कब, 2017 यानी कि 2017 में इन्होंने चेयरपर्सन जो है लिया था और ये वॉज शोन चेयरपर्सन ऑन May 16, 2023 को। कमीशन एज ए मेंबर के रूप में लिया था और चेयरपर्सन में कब लिया था, 2023 में। तो इसी हिसाब से 5 साल के लिए अगर देखा जाए तो ये कब तक हो जाएगा, ये 5 इनका 2029 को होने वाला है। ठीक है, तो इनकी जो कार्यकाल है 2029 तक था, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मंथ में ही इन्होंने क्या किया, रिजाइन देने की बात की गई और 2024 1 साल में इन्होंने रिजाइन देने की बात की। जो ये सोर्स एडेड किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है, वो जो रेजिग्नेशन वुड बी एक्सेप्टेड और ये रिलिफ्ट किया गया है, इस तरह की अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है कि उनको उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया गया और उनको पूरी तरह से रिलिफ्ट किया गया। ये जो सोर्स है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि जो रेजिग्नेशन है कोई भी लिंक नहीं है, जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है यूपीएससी कैंडिडेट के ऊपर, जो पूजा खेड़कर की फेक सर्टिफिकेट से लेकर इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजों में ये इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा ये बात बता रहे। ठीक है, खबर निकल के आ रही है। इन्होंने सबमिट किया अपनी रेजिग्नेशन को किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना किसके पास सबमिट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको हटा सकते हैं। द गवर्नमेंट अभी अनाउंस करेगी दूसरे नए चेयरपर्सन की, और सोर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो चाहते थे कि डिवोटी करना मोर टाइम टू अनुपम मिशन में, जो एक ब्रांच है स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात में। वो एक मॉन्क है, निष्काम कर्म योगी है, जो रिलीविंग ड्रग्स और इनिशिएशन करते हैं इन 2020 से। तो और मिस्टर सोनी की जो क्लोज है, माना जाता है ये बहुत प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज है, और इन्होंने कहीं ना कहीं वाइस चांसलर भी रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में 2005 में, जो कि 40 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर रहे हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट से पहले जो 2017 में यूपीएससी मेंबर के अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने 3 टर्म जो है वाइस चांसलर के रूप में 2 यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ गुजरात में काम किया है, इनकी होम स्टेट में। लेकिन यहाँ कोई भी लिंक नहीं लग रहा है पूजा की इशूज में, जो पूजा खेड़कर की केस है उसमें इशू में यह एडिट किया गया है। जो रिजिग्नेशन है उनका कोई लिंक नहीं है कंट्रोवर्शियल रिगार्डिंग आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिसमें ये फॉर्जरी आइडेंटिटी पेपर एंड प्रेजेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने का। मिसेस
खेड़कर जो है केस जो है सरफेस्ड है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे कैंडिडेट और वो कहीं ना कहीं दिख रहा है किस तरीके से फोर्स कर रही है डॉक्यूमेंट के साथ और बेनिफिट ले रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरे बैकवर्ड इकोनॉमिकल क्लासेस वगैरह इन सब चीजों से जो केसेस है वो रेज कर रही है क्वेश्चन की यूपीएससी के एग्जाम की सेंसिटिविटी पे सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो लेकिन इसमें जो मनोज सोनी है उनका कोई भी रोल इसमें नहीं है। यूपीएससी की अगर बात करें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 315 323 और कौन से पार्ट में, पार्ट 14 ठीक है और चैप्टर 2 के अंदर में इस चीज को बताया गया है। जो कमीशन है वो कंडक्ट कर रही है सेवरल एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये बहुत सारी एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है जिसमें से एक सर्विस आईएएस का भी है, आईएफएस है, आईपीएस है और सेंट्रल ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है एलिवेटिंग इंडियन कैपिटल गुड फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आज के टाइम पे अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तो एक के वजह से हुआ है, वो है स्टीम इंजन। वर्ल्ड वाइड में जो चेंजेस लाया है वो स्टीम इंजन और ये कहीं ना कहीं पावर दिया है फैक्ट्रीज को, उनको प्रोग्रेस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है हमारी इकोनॉमी को। और यहाँ पे स्टीम इंजन जो है एक सिंबलाइज नेशनल एबिलिटी और इनोवेशन के रूप में देखा जा रहा है। अगर आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसी तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखने की बात की जा रही है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से इंक्रीज किया जाए। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है ईस्ट एशिया की, उन्होंने नॉट इन्वेस्टिगेशन मशीनरी बाय चांस, इन्वेस्टमेंट वाज ड्रिवन बाय एक्सपर्ट ओरिएंट स्ट्रेटेजी और डिमांड किया इंटरनेशनल कंपटीशन को। इस मूवमेंट को सीज करने के लिए हमने बहुत सारे सेम स्पिरिट इनोवेशन किया है, फ्यूल्ड किया है, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो वहीं पे इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रेसिव माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है और जहां पे फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो 115 बिलियन जो है माइलस्टोन अचीव कर चुका है और ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है पुरानी 10 साल के मुकाबले। प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इवन मोर प्रोमिसिंग और प्रोमिसिंग किया जा सकता है विथ एक्सपेक्टेशन जो है वो मल्टीपल हो सकता है और ये 5 गुना हो सकता है। ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की अगर बात करें इनकी वैल्यू 4.5 ट्रिलियन है और इज एंटिसिपेटेड टू सोर 6.1 ट्रिलियन बाय 2030। ये फिगर कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है एक अपॉर्चुनिटी को, एक कॉल ऑफ एक्शन को इंडिया के, जिससे कि वो कैप्चर कर सके वर्ल्ड की एक राइटफुल प्लेस को। अगर सेंट्रल की बात करें ये जो विजन है ये कहीं ना कहीं रोल निभाता है कैपिटल गुड्स, मशीनरी, टूल और इक्विपमेंट के लिए। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन के कारण से कहीं ना कहीं मशीन्स और टूल्स और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस कैपिटल गुड्स की कहीं ना कहीं यहाँ पे इनेबल हो रहे हैं और साथ में हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रहा है। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेवलपिंग यूनिक कटिंग एज सॉल्यूशन होनी चाहिए, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट होनी चाहिए। इस तरह की हम जो है बात करते हैं और इसको कहीं ना कहीं पूरा कर सकता है कौन, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन पूरा कर सकता है। और ये डिमांड कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पॉलिसीज के वजह से और ज्यादा इंकरेजिंग कर सकता है हमारे इनोवेशन को, हमारे आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। अब बात करते हैं डिमांड सप्लाई गैप। देखिए डोमेस्टिक डिमांड और टारगेटिंग एक्सपोर्टिंग मार्केट जो है दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर हम घर की बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इस गैप को, क्लोज गैप को कहीं ना कहीं अर्जेंटली देखना पड़ेगा और डिमांड और सप्लाई के जो भी कैपिटल गुड्स है उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करना पड़ेगा और ये मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा हमारी डिपेंडेंसी को ऑन इंपोर्ट्स एंड इंश्योर करना पड़ेगा स्टेडी सप्लाई जो कि हाई क्वालिटी इक्विपमेंट फॉर लोकल कंजप्शन के लिए। इंडिया का एम है कि वो इंक्रीज करे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को 5 गुना और जो डिमांड है एडवांसमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। ठीक है, और यहाँ पे रोबस्ट करने की बात की जा रही है डोमेस्टिक कैपिटल गुड सेक्टर को और ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं डेडिकेटेड करती है सब्सटेंशियल मिनिमम कॉर्पस
1000 करोड़ की फोकस कर रहा है, जिससे कि इनोवेशन, कैपिटल गुड्स को और पोटेंशियल हाउसेड एट सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इनहेंस कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसके बाद इन्वेस्टर भी जरूरत है, इन्वेस्टर। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे तो किनको करोगे? अलग अलग कंट्रीज को ही तो करोगे। तो अलग अलग जब कंट्रीज को करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेशन को कैसा करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक प्रॉपर रोड मैप की जरूरत है, पॉलिसीज का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एलिवेटेड करेगी हमारे इंडियन कैपिटल गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन लाने में। अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबली की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन फार्म कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वो और ज्यादा डेवलप है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके साथ आगे बढ़ के जो हमारी ईस्ट एक्ट पॉलिटी है उनसे हमें इनोवेशन को लेके यानी कि शेयरिंग करके हमें कहीं ना कहीं और ज्यादा अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।